वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड टिल हेयर, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग आगे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट हार्मोन एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शंस आर करेक्ट। मतलब प्लांट हार्मोन के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो आपका फंक्शन जो है हार्मोन से मैच कर रहा है। तो बहुत बेसिक से प्लांट हार्मोन्स हैं, ये तो बहुत कॉमन से यूज़ होते हैं। जैसे आपका एक ऑक्सिन है, एक आपका जिब्रेलिन है, ये दोनों बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। बट इनका जो नॉर्मल फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं या जो याद रखते हैं नॉर्मली, वो रूट और शूट फॉर्मेशन का होता है। जैसे जिब्रेलिन आपका लेंथ के लिए याद करा जाता है और ऑक्सिन आपका शूट फॉर्मेशन के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए सॉरी यूज़ करते हैं। अब लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपको इन ऑप्शन से आप करेक्ट ऑप्शन इसमें से कैसे ढूंढेंगे, कौन कौन से आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि बस जिब्रेलिन के साथ हम देखते हैं। मतलब मुझे जो ऑक्सिन सबसे इजी जो आइडेंटिफाई करने लग रहे हैं वो ऑक्सिन और आपका जिब्रेलिन ही लग रहे हैं। जिब्रेलिन का जब ये हमें बताया कि वो एक लेंथ के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन है, वो सॉरी एक हार्मोन है, बट ये आपकी सीड डोरमेंसी भी प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी। और ऑक्सिन आपका एक सेल डिवीजन भी इंड्यूस करता है। तो यही दोनों ऑप्शन आपको पता होने ज़रूरी है। अगर आप इसमें से आपको मान लीजिए एक भी पता है, जिब्रेलिन भी सिर्फ पता है, तभी आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एस, हमको पता है कि एस आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो देखते हैं कि एस के साथ कौन कौन से हैं। अब एस के साथ देख लीजिए, जैसे ही आपको एस डिसाइड करते हैं तो ये वाला ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपका पास बचता है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। अब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में आप देखिए पी और क्यू में एब्सिसिक एसिड ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ये नहीं होता है। ऑक्सिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन, ये होता है। तो आपका आंसर क्यू इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्यू और एस। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको एंजाइम्स दिए हुए हैं और एंजाइम को आपको उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। तो अब इसमें एक एंजाइम है अमाइलेज, एक है आपका इन्वर्टेज, पैक्टिनेज और जाइलिनेज। इसमें से बहुत रेयरली सुना हुआ एंजाइम का नाम है जाइलिनेज। ये तीनों नाम हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुने ही होते हैं। तो अमाइलेज का काम क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट में इसको यूज़ करते हैं। इन्वर्टेज को हम यूज़ करते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ सुक्रोज में। तो जैसे ही आपको ये दो चीज़ें भी अगर आपको पता है, पी और क्यू के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। पी का आपका हो गया फर्स्ट और क्यू का आपका हो गया 3। तो पी का फर्स्ट, जैसे ही आप पी का फर्स्ट डिसाइड करते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं, और क्यू का थर्ड आप कह रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसी में बैठता है, P1 Q3। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आपको पता होगा कि ये एक टर्म यूज़ होती है जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसमें आपका एम्ब्रियो बनता है, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, 2-3, उसमें से एक ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हम उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है या आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। सो इसी से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी सी इन्फॉर्मेशन है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, तो इसी से आप इन्फॉर्मेशन से ये आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रोफोफैक्टोडर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मैसेंजर इज आर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब ये सारे ही आपके केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है। ये सारे ही आपके आपके जो है ट्रिप्टोफैन केमिकल मैसेंजर्स हैं। बट अब इसमें ये देखना है कि ये इनमें से चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। तो अब इसमें से दो ही आपके मैच करते हैं, या दो आप हो सकता है कि अगर आपने ट्रिप्टोफैन का जो मैकेनिज्म है या जो डिग्रेडेशन पाथवे है वो अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें दो ही मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। एक है आपका सेरोटोनिन, एक है आपका इसमें सेरोटोनिन और एक है आपका मेलेटोनिन।
लेकिन अब सेरोटोनिन यानी कि ये वाले ऑप्शन तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में हम डिसाइड कैसे करें? पहले आपका सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन से हम सिंथेसाइज करते हैं मेलाटोनिन, सेरोटोनिन इन टर्न सिंथेसाइज मेलाटोनिन, यानी कि ट्रिप्टोफैन से डेराइव्ड जो केमिकल मैसेंजर है वो आपका सेरोटोनिन है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज आर ग्रोथ फैक्टर्स? इसका आंसर आपका आ जाएगा सल्फोनिमाइड, विच इज एनालॉग ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टूल इज नॉट यूज फॉर इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इनटू द सेल? ये तो बहुत कॉमन सा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सवाल है। माइक्रो इंजेक्शन से भी आप एक जीन इंसर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन से भी आप कर सकते हैं, जीन गन से तो बेसिकली कर ही सकते हैं, डीएनए माइक्रो एरे से आप नहीं कर सकते। डीएनए माइक्रो एरे इज अ टेक्निक कि ये चेक करने के लिए कौन से जीन का फंक्शन, या समझ लीजिए कि कौन सा जीन एक्टिवेटेड है विद इन अ पर्टिकुलर सेलुलर पाथवे, ये चेक करने के लिए। तो इसमें आपको इंसर्शन का कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने की कोई टेक्निक नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी है बट कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, तो ये इसमें मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि निकालते कैसे डिटर्मिनेंट। जैसे मान लीजिए आपको एक 2/2 की आपकी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपकी कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, ये हमने ले ली ए बी सी डी। तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ए डी माइनस बी सी, अपोजिट एंड्स को आपको माइनस करना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है या 4/4 की मैट्रिक्स है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके अंदर छोटी छोटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे अगर ये आपकी मैट्रिक्स है 4/4 की, तो करना इसमें भी यही है, इसमें भी हमें यही करना है कि ए डी माइनस बी सी ही करना है, बट क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम इस मैट्रिक्स को हम मानेंगे कि हमारे पास एक यही मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है, और बाकी ये इसके आउटर चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने क्या किया है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने इन तीनों चीज़ों की, इस तीन मैट्रिक, ये 3/3 की जो मैट्रिक्स बनाई है यहाँ पे, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स बनी है। उसी के साथ जैसे ये ए वैल्यू हो गई है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऐसे हमने किया है कि बी के साथ जब हमने लिया है तो बी के साथ हम इसमें दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, बी को लिया है तो इसके साथ मैट्रिक्स कौन सी आएगी? ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम सी को लेते हैं तो सी के लिए कौन सी वैल्यूज आएंगी? सी के लिए आएगी ये दोनों वैल्यू और ये वैल्यू। फिर डी के लिए अगर हम बात करें तो डी के लिए वैल्यू आएगी आपकी ये तीनों वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगी आपकी एक 3/3 की मैट्रिक्स, इसमें आप ए से मल्टीप्लाई इसको करना है। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है? 3/3 की मैट्रिक्स को फिर से वैसे ही करना है कि इसको आपको एक मेन मानना है, जैसे हमने ए को माना है तो एफ की मल्टीप्लाई करनी है इसको एक मैट्रिक्स मान के, फिर जी की मल्टीप्लाई करनी है इसको एक मैट्रिक्स मान, इसको और इसको एक मैट्रिक्स मान के, फिर एच की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों को एक मैट्रिक्स मान के। सेम वाइज आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। फिर जब आप ये समझ लीजिए, फिर आपकी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी? ए इंटू एफ, और यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट आएगा के पी माइनस एल ओ। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपकी जो भी वन, यहाँ सब सारी चीज़ वैल्यू -1 में है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि ए के और क्या के की वैल्यू यहाँ पे -1 है, 1 या 3 क्या बैठ रही है, उसके हिसाब से आपकी ये जो वैल्यू आएगी इसको एफ में मल्टीप्लाई करना है, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको ए में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा था सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें आपको एक सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला आपको सम, अगर आप इनफाइनाइट सीरीज़ का आपको सम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब A1 क्या है? A1 आपकी फर्स्ट टर्म है सीरीज़ की, और R आपका है कॉमन रेशियो, यानी कि जिस रेशियो में आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर रेशियो आपका 1/3 है, इस 1 में आपने 1/3 की मल्टीप्लाई करी है तब आपका 1/3 आया, फिर 1/3 में आपने फिर से 1/3 की मल्टीप्लाई करी है तो 1/3 स्क्वायर आया, फिर से 1/3 स्क्वायर में आपने 1/3 की मल्टीप्लाई करी है तो आपका 1/3 क्यूब आया है। तो आपका जो इसमें आर है वो आपका 1/3 है। तो इसमें वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है और आपको सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है। ये क्वेश्चन मुझे अभी सॉल्व करना है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है सॉल्व करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज सराउंडेड बाई सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन? ये तो कॉमन सा सवाल था, लाइसोसोम इसका एग्जाम्पल होगा।
बाकी सारी आपकी डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियस में आपको पता है 2 मेम्ब्रेन होती हैं, गोल्गी एपरेटस में भी आपकी 2 ही मेम्ब्रेन होती हैं। तो अगर आपको ये नहीं भी पता था लाइसोसोम इसका आंसर है, तो बाकी तीनों आप निगेट करके ये लाइसोसोम का आप आंसर करेक्ट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अभी ये बायो प्रोसेस का सवाल नहीं, ये थोड़ा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का सवाल है, तो ये भी थोड़ा बचा हुआ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोडक्टेड फाइलोजेनी। ऐसे ही पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोडक्टेड फाइलोजेनी। आपने फाइलोजेनी तो बना लिया, ये आपने फाइलोजेनी ट्री तो बना लिया है। फाइलोजेनी की ट्री आपको 2-3 मेथड से आपको बना सकते हैं। ये मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, ये 2-3 मेथड और है जिससे आप फाइलोजेनी की ट्री बना सकते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोडक्टेड फाइलोजेनी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बूट स्ट्रैप होना चाहिए। बाकी चलो आगे चलते हैं फिर। अब आपको मैच करना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। मैच द हाइपर सेंसिटिव टाइप्स इन ग्रुप 1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन इन ग्रुप 2। यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या सिम्टम आते हैं वो आपके ग्रुप 2 में लिखा हुआ है, या डिजीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन का नाम लिखा हुआ है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो देखते हैं क्या है, टाइप 1 के साथ देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका वो है कि आपको इन डिजीज़ को पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये आपकी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, दिस इज़ कॉमनली नोन एज SLE, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इसमें टाइप 3 सेंसिटिविटी में ये पाई जाती है कि जिन पेशेंट में आपकी SLE है उनको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। और जैसे ही आप आर का थर्ड डिसाइड करते हैं तो आर के थर्ड के लिए आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी आर के 1 में आर का 1 है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आर का 4 है, यहाँ भी आर का 4 है, सिर्फ आर का 3 इसी ऑप्शन में है। तो जैसे अगर आपको सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है। ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं उसको उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये आपका 12 का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट of a mold during exponential phase of its growth in batch cultivation is 0.51 per hour. Specific growth rate यानी कि म्यू एम आपको दे दिया है। इफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन इज एट 30R, 30R यानी कि T1 मान लीजिए 30R पे आपकी सेल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है इसमें 33 ग्राम्स पर लीटर। द सेल कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर एट 24 आवर, तो T2 आपको दिया हुआ 24 आवर्स, और T2 पे आपको X2 कैलकुलेट करना है। तो बैच कल्टिवेशन है आपका सीधा जो बेसिक फॉर्मूला बैच कल्टिवेशन का कि 1 maximum this is a specific growth rate ln divided by final biomass concentration। ln के अंदर आता है आपका xf अपॉन x नॉट। xf है आपकी फाइनल बायोमास कॉन्सेंट्रेशन और x नॉट है आपकी इनिशियल बायोमास कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपकी म्यू जी की वैल्यू आपने 0.5 रख दी है, तो यहाँ पे 0.15 आना है, ये 15 है। उसके बाद ln xf आपका आ गया। xf हम 33 क्यों ले रहे हैं, अब ये डिसाइड कैसे करें कि xf हमारा 33 होगा या xf हमें निकालना है, क्योंकि T1 और T2 के बेसिस पे डिसाइड होगा। क्योंकि T2 आपका इन्होंने दिया है 24 आवर्स और T1 इन्होंने दिया है 30 आवर्स, तो यानी कि 30 आवर्स बाद आपका बाद में होगा 24 आवर्स से, यानी कि एक्चुअल में ये 30 आवर्स है ये आपका T2 है, और इसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो बायोमास की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसलिए हमने बायोमास को 33 लिया है और X2 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो X2 यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इज इक्वल टू हम लोगों ने उसको 24 के इक्वलेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे TD की वैल्यू 24 है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले से X2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये d/dx ऑफ ln2x इज इक्वल टू ये निकालना है, इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगना है, तो उसका आंसर आएगा 1/x। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस। अब ये मुझे पता नहीं कि इस क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ थी या नीचे के कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि इसमें सेलेक्ट करना है कि 1 2 3 ऐसे होता है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, या 1 2 इज़ करेक्ट 3 एंड 4 इज़ करेक्ट, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें मुझे जो करेक्ट लग रहे थे वो 3 ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहे हैं, इसमें बाकी का एक ही ऑप्शन इसमें से मुझे रॉन्ग लग रहा है, दैट बिकॉज इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बाकी ये तीनों इस पे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक थे इसमें। अब ये मुझे पता नहीं इसको आंसर कैसे करना था फिर, तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इन तीनों को ही मार्क करा हुआ है। अब देखते हैं तो गेट की तरफ से कोई रेक्टिफिकेशन आएगा इस क्वेश्चन में।
तो हो सकता है जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन उन सभी को इसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये भी एक आपका हीट प्रोसेस का सिस्टम है, इसको भी अभी सॉल्व करना है मुझे। दूसरा भी बैच कल्टीवेशन का एक सवाल आ गया, इसमें आपकी ऑक्सीजन की KLa वैल्यू वगैरह निकालनी है, वो मैं देखता हूँ आपको कैसे निकालनी है। इसमें आपको दिया हुआ है A batch cultivation of E. coli follows zeroth order monod kinetics। तो जब zeroth order monod kinetics दिया हुआ है, the cell growth is terminated when the residual dissolved oxygen concentration attains 10% of its saturation value। यानी कि आपको जो दिया हुआ है इन्होंने C स्टार की वैल्यू दी हुई है, C स्टार ये बोल रहे हैं 10% ऑफ इट्स सेचुरेशन वैल्यू, यानी कि सेचुरेशन वैल्यू 0.1 आपकी C हो गई। ठीक है, अब KLa की वैल्यू दे दी इन्होंने 80 पर आर, mass transfer coefficient reaches its maximum value 80 per hour। the saturation value of dissolved oxygen, saturation value भी फिर उन्होंने दिया, C स्टार की वैल्यू भी दे दी इन्होंने 0.007। if the maximum specific growth rate and yield coefficient भी दिया इन्होंने, YxO2 1.5 दिया है, और आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट μg आपको दिया है इन्होंने 0.2। देन द फाइनल सेल कॉन्सेंट्रेशन, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है राउंडेड ऑफ एट द एंड ऑफ द बैच कल्टीवेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है बेस सिंपल सा फॉर्मूला है KLa वाला। जब ये तो जब इसमें इतनी सारी डिटेल्स दे ही दी हैं तो सबको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसमें KLa वाला फॉर्मूला लगेगा। KLa वाला आपका फॉर्मूला जो जिसमें हम ऑक्सीजन की डिजॉल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, तो एक फॉर्मूला है KLa इंटू C स्टार माइनस C इज इक्वल टू Q0x। अब इसमें से सबकी वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है मुझे। इसके में भी आपको देख लीजिए, इसका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ द वैल्यू ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अब इसमें आपके 3 x और y की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसमें से आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला ये है, x बार आपका मीन हो गया, यहाँ पे y बार आपका y बार का मतलब हो गया y का मीन। तो बाकी आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं। आई की वैल्यू आपकी 1 2 3 हो जाएगी, और सॉरी एक्स, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, सिमिलरली आप वाई के साथ करेंगे। उसके बाद फिर से आ गया आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन कि आपको उसमें सेंट्रीफ्यूगल जो आपकी टेक्निक है उसका प्रिंसिपल से आता आपको उसको मैच करना है। तो इसको मैच करने के लिए वही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आधी इन्फॉर्मेशन ही आपके पास होनी चाहिए। जैसे डायलिसिस की इन्फॉर्मेशन आपके पास इसमें है, तो आप डायलिसिस इज़ रिलेटेड टू योर डिफ्यूजिबिलिटी। डायलिसिस आपको क्या, जिनको किडनी, लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है वो अपना डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस का मतलब क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू किडनी, क्योंकि आपका ये पूरा प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन का, जो यूरिन वगैरह बनता है आपका, वो पूरा कहाँ से बनता है, डायलिसिस के प्रोसेस से बनता है, जो आपकी किडनी करती है। अब किडनी करती कैसे है, इट इज़ अ सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कर रही है। तो बेसिस क्या बेसिस होना चाहिए आपके हिसाब से, फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो दोनों मेम्ब्रेन के इस तरफ जो मटेरियल है और जो इस तरफ मटेरियल है उसकी इस तरफ जाने की डिफ्यूजिविटी कितनी है, यानी कि वो कितना ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकता है। अगर यहाँ पर उसकी डिफ्यूजिविटी कम है तो वो कम जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जाएगा। तो यानी कि जब क्यू के साथ आपका टू का रिलेशन है, तो जैसे ही आप ये डिसाइड करते हैं क्यू आपका लिंक है टू के साथ, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो आपके दो ऑप्शन कौन से हैं, एक आपका ऑप्शन है सेकंड और एक आपका ऑप्शन बचता है थर्ड, क्योंकि इन्हीं दो में पी क्यू की वैल्यू टू दी हुई है आपको। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये और ये वाला आपका ऑप्शन बचता है सेकंड और थर्ड, तो अब इसमें देखते हैं आपकी डिसाइड करते हैं कि आपका बाकी कोई ऑप्शन है जिसको हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें देख लीजिए एस तो कॉमन ही है, तो एस को अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है भी तो हम उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि दोनों में ही एस है, एस का थर्ड ऑप्शन है दोनों में। अब हम डिसाइड करना है 1 और 4 में, पी और आर में। तो पी की वैल्यू हम देखते हैं, पी वैल्यू आपसे कह रहा है, पी की वैल्यू हमें चेक करना है 1 और 4 में। तो पी है आपका सेंट्रीफिकेशन, जो आपको ऑप्शन है वो आपके पास एक डेंसिटी है और एक है आपका सॉल्युबिलिटी। और सेम वाइज आर के लिए अगर हम बात करें तो आर के लिए भी हमारे पास डेंसिटी है और आपका सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, जब कोई चीज़ सॉल्वेंट को कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है सॉल्वेंट में, यानी कि वो उसके अंदर ऑलरेडी
घुसी हुई है उसके ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट, तभी उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो घुसने का जो या जो डिजॉल्व होने का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। तो यानी कि आपका ऑप्शन इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आ गया था सेलुलर प्रोसेस विच यूटिलाइज RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स टू ब्लॉक जीन एक्सप्रेस। ये तो जैसे ही आपको नाम समझ में आता है इसका, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये इसको हम रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जैसे ही आपका आता है, ये आपका RNA इंटरफेरेंस में आपका ये प्रोसेस होता है। बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। RNAi इंटरफेरेंस वो यही इसमें ये कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, जिसमें आपको एक प्रॉपर आपका 2-3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं इसमें। प्रोटीन डैग प्रोटीन यूज़ होता है, वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। बट जैसे ही आपको ये रिस्क कॉम्प्लेक्स आप नाम सुनते हैं तो ये RNA इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइक्रोबियल ग्रोथ मीडियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइक्रोबियल ग्रोथ मीडियम। तो इसमें आपका यही ऑप्शन है करेक्ट वाला, जो लूरिया ब्लॉथ है आपका है LB मीडिया। LB ब्रॉथ इज़ अ सिंथेटिक मीडियम। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 48 पे। द एंजाइम विच एड्स फॉस्फेट ग्रुप टू द फ्री 5 टर्मिनस ऑफ DNA सीक्वेंस। इसका तो कॉमन सा एग्जांपल है, कॉमन एंजाइम है याद रखने वाला, कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, वो 5 प्राइम एंड पे आपका फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी सॉल्व करने बचे हैं, यही बचा है अभी ये वाला। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑटोफेजी, द प्रोसेस बाय विच इंट्रासेलुलर molecules are supplied for lysosomal degradation during nutrient starvation, it is known as autophagy, because autophagy की डेफिनेशन ही बेसिकली उन्होंने इसमें पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। अब इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे को जो इनकरेक्ट लग रहा था वो यही है कि इसमें सेकंड वाला है, हाइब्रिडोमा सेल आर मेड टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। यही आपका ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये दो अभी लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। ये बायोप्रोसेस के क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई थोड़ा से क्वेश्चंस हैं, या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थोड़े क्वेश्चन हैं वो बचे हैं। तो मुश्किल से 10 क्वेश्चंस बचे होंगे पूरे, 10 भी नहीं, 6 या 7 क्वेश्चंस बचे हैं जो मुझे अभी सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। बाकी बायोप्रोसेस के न्यूमेरिकल्स मैंने सारे सॉल्व कर लिए हैं। DSPs और हीट ट्रांसफ़र के थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो मैं उनको सॉल्व करके उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।